प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आज हम पढ़े हुए अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश की पुनरावृत्ति करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि आपकी जो सेमेस्टर 1 की परीक्षा होगी वह 40 अंकों की होगी। उसमें MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कहें कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में ये प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको आने वाले रिवीजन वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपठित गद्यांश से। सबसे पहले अपठित का क्या अर्थ होता है? अधन पठित, यानी जो पहले न पढ़ा गया हो, और गद्यांश यानी गद्य धन अंश, गद्य का छोटा सा भाग। तो अपठित गद्यांश का क्या अर्थ हुआ? अपठित गद्यांश का अर्थ होता है पहले कभी ना पढ़ा गया गद्यांश, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका से बाहर से पूछा जाता है। इस प्रकार के गद्यांश को हम कहते हैं अपठित गद्यांश। इस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर लिखने होते हैं। तो इनको हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन्हें करते समय जो गद्यांश है उसे 3 से 4 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यों का त्यों आपने पूरा वाक्य लिख दिया हो। उसके बाद जो उत्तर हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए। अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए, जो पूछा गया है वही लिखना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार आपको अपठित गद्यांश में शीर्षक पूछा जाता है गद्यांश का, तो आपको शीर्षक बहुत ही ध्यान से 2-3 शब्दों का और संबंधित शीर्षक ही लिखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ के दिए हुए प्रश्नों के उत्तर में आपको क्या दिए जाएंगे? विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो एक अभ्यास के लिए यहाँ पर मैंने अपठित गद्यांश दिया है, एक बार इसे हल करके देखते हैं। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया, फिर ध्यान में बैठ गए। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी। उस समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष थी। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में स्थित विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृतियों को संजोए हुए है। इसी स्थान पर उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने के पूर्व ध्यान किया था। स्वामी जी ने नव जागरण और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया है जो युगों युगों तक अपने प्रकाश की आभा से संसार को आलोकित करता रहेगा। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें जानकारी दी है कि उन्होंने 4 जुलाई 1902 को क्या किया था? संध्या के समय वे जाप पे बैठे थे और उसी अवस्था में ध्यान की मुद्रा में उन्होंने देह त्याग किया था। उस समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष थी। कन्याकुमारी में जो समुद्र में एक स्मारक मौजूद है जिसका नाम है विवेकानंद स्मारक, वो हमें आज भी उनकी याद दिलाता है। और इसी स्थान पर वे जब अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका जाने के पहले वे ध्यान अवस्था में बैठे थे। स्वामी जी ने नव जागरण और ज्ञान का ऐसा दीपक जलाया, लोगों को जागृत किया। उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया, सभी लोगों तक ज्ञान पहुंचाया। जो कैसा ज्ञान का दीपक जलाया? जो युगों युगों तक, पीढ़ियों तक हमें क्या करेगा? अपने प्रकाश की आभा से संसार को आलोकित करता रहेगा। संसार उनके ज्ञान के प्रकाश से जगमगाता रहेगा। चलिए इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी ने किस दिन देह त्याग दी थी? हमारा उत्तर यहाँ पर दिख रहा है हमें। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया, फिर ध्यान में बैठ गए। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी थी। तो उत्तर क्या होगा? 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। यहाँ पे देखिए आपको जो विकल्प दिए हैं, 4 मई 1912 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 4 जून 1992 ईस्वी और 4 जुलाई 1902 ईस्वी। तो हमारा सही विकल्प क्या है? विकल्प 3, 4 जुलाई 1902 ईस्वी। प्रश्न दूसरा है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? अभी हमने गद्यांश में पढ़ा, कहाँ स्थित है? क्या वह हिमालय पर स्थित है? नहीं। कन्याकुमारी में स्थित है या मुंबई में स्थित है? सही विकल्प है कन्याकुमारी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने किस उम्र में देह त्याग किया था? विकल्प हैं 39 वर्ष की, 49 वर्ष की या 59 वर्ष की। तो सही उत्तर क्या है? 39 वर्ष की। अगला प्रश्न है, स्वामी जी ने किसका दीपक जलाया है? हमने पढ़ा है। पहला विकल्प है नव जागरण और ज्ञान का दीपक, दूसरा विकल्प है सच्चाई और परिश्रम का दीपक और तीसरा विकल्प है बेईमानी और धोखेबाजी का दीपक। तो सही उत्तर है हमारा नव जागरण और ज्ञान का दीपक, यानी पहला विकल्प। ठीक। अब बढ़ते हैं अपठित पद्यांश की ओर। अपठित गद्यांश की भांति ही अपठित पद्यांश को भी हमें किस प्रकार से हल करना है? उस पद्यांश को ठीक से पढ़ना है 3 से 4 बार और उत्तर को हमें अपने शब्दों में लिखना है, कविता की पंक्ति के रूप में नहीं लिखना है। शीर्षक अगर दिया जाए तो संक्षिप्त और उचित शीर्षक लिखना चाहिए। ठीक है। और अपठित पद्यांश क्या होता है? जो पहले कभी न पढ़ा गया हो, कविता की वे पंक्तियाँ जो पहले आपने न पढ़ी हों। ठीक है। तो अपठित आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। जैसा हमने अभी अपठित गद्यांश में देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार से। उस दिन लोगों ने सही सही खूं की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है? लोगों से अपने आप को कुर्बान होने के लिए कहा है। किस लिए? स्वतंत्रता के लिए। ये बात उन्होंने बर्मा में कही थी। लोगों ने खून की कीमत पहचानी थी। खून यानी खून की कीमत, खून का मूल्य, रक्त के मूल्य को उस लोगों ने पहचाना था कि हमें जब हम अपने आप को बलिदान करेंगे तभी हमें स्वतंत्रता हासिल होगी। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने लोगों का आह्वान किया था। तो देखते हैं प्रश्न क्या पूछे गए हैं हमें। लोगों ने क्या पहचान लिया था? विकल्प है रक्त का मूल्य, सुभाष का शौर्य या बलिदान न करने की भावना को। तो लोगों ने क्या पहचाना था? रक्त का मूल्य। सही विकल्प है हमारा विकल्प 1, है ना। दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से किस स्थान पर कुर्बानी मांगी थी? कहाँ पे मांगी थी? हमने पढ़ा अभी पद्यांश में, भारत में, बर्मा में या पाकिस्तान में। तो बर्मा की बात है, ये बर्मा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस लोगों से खुद का बलिदान करने की बात क्यों कह रहे थे? क्यों कह रहे थे? पहला विकल्प है स्वतंत्रता की खातिर, दूसरा गुलामी की खातिर या तीसरा धन की खातिर। तो क्यों कह रहे थे अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए, बलिदान देने के लिए? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता की खातिर। ये हमारा पहला विकल्प जो है वह सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं पठित गद्यांश की ओर। ठीक है। पठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है? पढ़े हुए पाठों से लिया हुआ गद्य का अंश। जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में संकलित पाठ हैं उन्हीं में से आपको एक गद्य का अंश दिया जाता है, गद्यांश दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपको? निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। तो आपको क्या करना है? उस पाठ के अंश को यानी गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है।
उत्तर को आपको सरल, संक्षिप्त और अपने शब्दों में लिखना होता है। और शीर्षक तो यहाँ पर पाठ आपको पता ही होगा कि वो किस पाठ से लिया गया है, तो आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम भी मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे पठित पद्यांश की ओर। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे आसपास जिस प्रकार का माहौल है, धोखाधड़ी का माहौल है ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि जो ईमानदारी से, जो मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, जो भोले भाले हैं, जो मेहनती हैं, श्रमजीवी हैं, मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, वो लोग पिस रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय ही हो रहा है और झूठ फरेब का व्यापार करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले लोग उन्नति कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। मतलब ईमानदार लोग जो हैं, अगर ईमानदारी से कोई कार्य करता है तो लोग कहते हैं कि अरे इस ज़माने में भी कोई ईमानदारी से काम करता है, इस तरह से ना उनको मूर्ख समझा जाता है। आजकल तो धोखाधड़ी करने वालों का ही ज़माना है। तो सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस यानी लाचार लोगों के हिस्से पड़ी है। तो सच्चाई से काम कौन करता है? जो झूठ बोलने से डरते हैं, जो किसी न किसी हालत से मजबूर हैं। बाकी तो सब क्या करते हैं, आजकल धोखाधड़ी, बेईमानी में ही लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। मतलब लोगों का विश्वास उठ गया है कि क्या सच्चाई का ज़माना ही नहीं रहा, क्या ईमानदारी का ज़माना ही नहीं रहा। और जो हम पहले सुनते थे कि हमेशा सच की राह पे चलो, हमेशा ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो, क्या वे सारे जो जीवन के मूल्य थे, जो नैतिकता थी, वो क्या सब समाप्त हो गई है ना। तो इस प्रकार से लेखक यहाँ पे इस हमारे गद्यांश में हमने पाठ में पढ़ा था। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्न क्या है वे देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, दिया गया गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? क्योंकि आपने पाठ पढ़े हैं आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका के, तो आप जानते हैं। विकल्प देखते हैं इसमें कौन से हैं। बस की यात्रा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और क्या निराश हुआ जाए। तो हमारा सही विकल्प क्या है? क्या निराश हुआ जाए। ठीक। प्रश्न 2 है, पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो विकल्प क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई और अरविंद कुमार सिंह। तो कौन है इस पाठ के लेखक? क्या निराश हुआ जाए के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा प्रश्न है, ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाने लगा है? विकल्प है सच्चाई का, बेईमानी का या मूर्खता का। तो ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाने लगा है? मूर्खता का, है ना। विकल्प 3 सही विकल्प है। प्रश्न 4 है, वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार के लोग फल फूल रहे हैं? झूठ और फरेब का व्यापार करने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले या श्रमजीवी लोग। तो किस प्रकार के लोग फल फूल रहे हैं? सही विकल्प है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले। तो यहाँ पे हमारा यह पठित गद्यांश समाप्त हुआ। अब पठित पद्यांश में क्या होगा? पठित पद्यांश भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। पठित पद्यांश में हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हमने पठित गद्यांश, अपठित पद्यांश किया, उसी प्रकार से आपको क्या होगा, पठित पद्यांश के अंतर्गत आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका की कविता में से जो आपने पढ़ी हुई है, किसी एक कविता का अंश पूछा जाएगा, पद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। और उस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कई बार आपको क्या होता है, उसके कवि का नाम पूछा जाता है, यह पद्यांश किस कविता से लिया गया है यह पूछा जाता है। तो यह भी आपको इस तरह के प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना है। और बाकी उस कविता से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे
और आपको नीचे विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प आपको चुनना है। इसी प्रकार आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है भारत की खोज, उससे भी आपको पठित गद्यांश पूछा जाएगा। उसके आधार पर, उस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और नीचे आपको सही विकल्प, कुछ विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। धन्यवाद।